नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 12 जनवरी 2024 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों से हमने यह खबरों को लिया, उसी पर आधारित प्रश्नों को बनाया है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी को एक बार में क्रैक करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां गूगल फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को भरें और 1 बाय 1 काउंसलिंग सेशन में भाग लें और इस तरह से अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। अब आइए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों के विपरीत यह एकमात्र ऐसा अंग है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। दूसरा कथन है, न्यायालय 15 न्यायाधीशों से बना है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ये अंग एक साथ साथ परंतु अलग अलग मतदान करते हैं। अंग या निकाय कह सकते हैं। इसकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और मंदारिन है। तो दोस्तों, इस तीनों कथनों पर आप लोग विचार कीजिए कि इसमें कौन सा केवल एक सही है या केवल दो सही है या सभी तीनों सही हैं या इनमें से कोई भी नहीं। इस पर आप इसका उत्तर दीजिए। आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। तब तक मैं इस खबर को देख लेता हूं। यह द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। यहां पर देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंच गया और उसने इजराइल के ऊपर आरोप लगाया है कि वह जीनोसाइड किया है। तो आईसीजे बिगिंस हियरिंग साउथ अफ्रीका जीनोसाइड केस अगेंस्ट इजराइल एज गाजान रिटर्न टू रूइन। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि नरसंहार मामले की सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शुरू हो गई है। तो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका द्वारा सामने लाए गए एक मामले में यह सुनवाई शुरू की है। हालांकि इजराइल इसका विरोध कर रहा है और यहां पर गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गाजा में इजरायली सैन्य अभियानों में 23,300 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और करीब 60,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं और 2.3 मिलियन आबादी वाले इस क्षेत्र में 1.9 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो यह नरसंहार का केस साउथ अफ्रीका अपराध न्यायालय पहुंचा है। अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि यह आईसीजे है क्या। तो यह अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। वह अपराध न्यायालय अलग है। आईसीजे वो आईसीसी उसको कहेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई। अप्रैल 1946 ने इसने काम करना शुरू कर दिया था और इसका मुख्यालय दोस्तों नीदरलैंड के हेग में अवस्थित है, पीस पैलेस में स्थित है। तो यानी संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख संस्थान हैं उसके विपरीत यह एकमात्र ऐसा संस्थान है जो न्यूयॉर्क में नहीं है और सारे न्यूयॉर्क में हैं। तो यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है। इसमें 193 देश शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। हमारे भारत के भी रह चुके हैं इसमें। यह दोनों निकाय एक समय पर लेकिन अलग अलग मतदान करते हैं। निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार को दोनों निकायों में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। दोस्तों, आईसीजे को एक रजिस्ट्री द्वारा सहायता दी जाती है और प्रशासनिक सचिवालय, यहाँ पर आईसीजे का स्थायी प्रशासनिक सचिवालय है और इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। अब आशा करता हूं कि आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? केवल दो। यानी पहला कथन एकदम सही है, दूसरा भी एकदम सही है। यहां मंदारिन दिया है तो मंदारिन की जगह क्या होगा? फ्रेंच होगा। तो ऐसे में तीसरा कथन असत्य हो जाता है। अब बढ़ते हैं यहां पर हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। सर्वाइकल कैंसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत वैश्विक सर्वाइकल कैंसर के बोझ में सबसे बड़ा योगदान देता है। वैश्विक स्तर पर हर 4 में से 1 मौत सर्वाइकल कैंसर के कारण होती है। पहला कथन, सर्वाइकल कैंसर के लगभग सभी मामले यानी 99% उच्च जोखिम वाले एचपीवी, इसको कहते हैं ह्यूमन पेपिलो
माँ वायरस कहा जाता है कि संक्रमण से जुड़े होते हैं, जो यौन संपर्क के माध्यम से फैलने वाला एक बेहद आम वायरस है। तीसरा है सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय में ग्रीवा, गर्भाशय के निचले हिस्से में यह उत्पन्न होता है। तो इसमें कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, या सभी तीनों सही हैं, या इनमें से कोई भी नहीं? इसका आप लोग उत्तर दें, तब तक मैं यहाँ पर इस खबर को देख लेता हूं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि केंद्र सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए वैक्सीन अभियान शुरू करने के लिए तैयार है। तो सर्वाइकल कैंसर तब होता है जब गर्भाशय ग्रीवा में कोशिकाएं उच्च जोखिम वाले प्रकार के एचपीवी यानी मानव पेपिलोमा वायरस से यह संक्रमित होती है। दोस्तों, यह जो यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, तो यह एक प्रकार का कैंसर है जो सर्विक्स की कोशिकाओं में होता है। यानी गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय के निचले हिस्से में स्थित होता है, जो योनि से जुड़ा होता है। यह महिलाओं में होने वाला कैंसर सर्वाइकल कैंसर का एक प्रमुख कारण है। इस कैंसर से महिलाओं की मौत भी हो सकती है। प्रारंभिक चरण में इस के आमतौर पर कोई संकेत या लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, और इस तरह से यह संकेत और लक्षण तब विकसित होते हैं जब कोशिकाएं गर्भाशय ग्रीवा के आसपास की कोशिकाओं को प्रभावित करना शुरू कर देती हैं। और दोस्तों, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के संकेतों और लक्षणों के असामान्य दर्द, भारी असामान्य निर्वहन, पेशाब के दौरान दर्द आदि भी इसमें शामिल है। तो अधिक उन्नत गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लक्षणों में जैसे संभोग के बाद या मासिक धर्म के बीच या रजोनिमित्त के बाद योनि से खून बहना और इस तरह से स्राव होना, दुर्गंध, गंभीर श्रेणी या संभोग के दौरान दर्द होना, ये सब जो है इसके लक्षण हैं। तो यह जो है सर्वाइकल कैंसर बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हमारी सरकार तैयार हो गई है वैक्सीनेशन अभियान के लिए। तो इस तरह से यह अभियान निश्चित रूप से कैंसर की घटनाओं को कम कर सकता है। भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर यह 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों के लिए मानव पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए तैयार है, और इस तरह से इसको बचाया जा सकता है। अब आशा करता हूं कि इसका उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें तीनों कथन सही हैं, अतः उत्तर इसका सी होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। महत्वपूर्ण है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय पुरस्कार प्रदान करता है, जो स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में शुरू हुआ था। तो स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? 2014 में। और यह पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 2016 में। स्वच्छता मापने की पद्धति दो मुख्य मानदंडों पर आधारित है, नागरिक प्रतिक्रिया और क्षेत्र मूल्यांकन। तीसरा है, 2016 में पुरस्कार शुरू होने के बाद से इंदौर लगातार रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। दोस्तों, इस बार भी यह शीर्ष पे रहा है, सूरत के साथ संयुक्त रूप से नंबर 1 पर। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए। और इससे संबंधित हम लोगों ने आज सीएनए में भी चर्चा की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। तो ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक इंदौर एंड सूरत सामूहिक रूप से, ये देख सकते हैं ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक नवी मुंबई यहाँ पर थर्ड है। तो इस तरह से यह डेटा आप लोग जरूर देखिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सर्वेक्षण पुरस्कार है यह जो है 2016 में आयोजित किया गया था, और यह आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह भारत के शहरों कस्बों में स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और समग्र स्वच्छता का वार्षिक सर्वेक्षण करता है। तो इस तरह से यह जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि सूरत ने इंदौर के साथ पहले नंबर पर, और यह 7वीं बार हुआ है। 2016 से लगातार जो है यह कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पर जोनल क्लीन सिटी अवार्ड। तो इस तरह से यह डेटा आप लोग ध्यान रखिएगा, आगामी पीटी में यह आपकी मदद कर सकता है। अब आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे आशा करता हूं। तो इसमें पहला कथन एकदम सही है, दूसरा गलत हो जाता है, सिर्फ दो मानदंडों पर आधारित नहीं होता है। अब जैसे देखिए इसमें नदियों के किनारे वैसे शहरों का भी अलग से, सबके अलग अलग जो है स्वच्छता को मापने की पद्धतियां, कई प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा एकदम सही है। तो इसमें पहला और तीसरा यानी केवल दो कथन सही, अतः उत्तर इसका बी होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
चौथा प्रश्न, सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली जिसको हम जीएसपी कहते हैं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएसपी सबसे बड़ा, सबसे पुराना अमेरिकी व्यापार वरीयता कार्यक्रम है जिसे नामित लाभार्थी देशों के हजारों उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। पहला है, यह एक ऐसा छतरी है या अम्ब्रेला है जिसमें औद्योगिक देशों द्वारा विकासशील देशों को दी जाने वाली अधिकांश तरजीही योजनाएं हैं, यानी तरजीह दिया जाता है। तीसरा है, इसमें सबसे पसंदीदा देशों यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन के टैरिफ में कमी या लाभार्थी देशों द्वारा दाता देशों के बाजारों में निर्यात किए जाने वाले योग्य उत्पादों की शुल्क मुक्ति प्रविष्टि शामिल है। तो यह तीनों कथन है, इसमें पूछा जा रहा है कितने सही हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा इसमें हम लोग ये देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी मीटिंग स्टार्ट टुडे, जीएसपी लैपटॉप इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम ऑन टेबल। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 2019 में उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से जीएसपी समाप्त कर लिया था। तो यह इसलिए यह मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कह रहा है कि व्हाई इज द ट्रेड पॉलिसी फोरम मीटिंग क्रूशियल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना यह भारत सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है अमेरिका का, और 2019 में जीएसपी लाभ खो दिया था भारत ने। तो दोस्तों इसमें फिर से बहाल करने की बात की जाएगी, चूंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जहां भारत आयात से अधिक निर्यात करता है। ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिम में माल निर्यात धीमा हो रहा है, तो भारत मुख्य रूप से निर्यात आय के लिए अमेरिकी मांग पर निर्भर है। एशिया व्यापार पर चीन के विशाल प्रभाव का मुकाबला भी करना है। तो ऐसे में अमेरिका और भारत को यह तरजीही वाला फिर से शुरू करना पड़ेगा, यानी जीएसपी को फिर से शुरू करना पड़ेगा। दोस्तों जीएसपी क्या है? तो यह सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली एक अम्ब्रेला अवधारणा है जिसमें औद्योगिक देशों द्वारा विकासशील देशों को दी जाने वाली अधिमान्य योजनाओं का बड़ा हिस्सा है। दोस्तों इसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन के रूप में कम टेरिफ या लाभार्थी देशों द्वारा दाता देशों के बाजारों में निर्यात योग्य उत्पादों की शुल्क मुक्ति प्रविष्ट आदि शामिल है। इससे भारत को नुकसान हो रहा था। दोस्तों 1964 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की कॉन्फ्रेंस में इसे प्रस्तुत किया गया था और 1968 में नई दिल्ली ने इसको अपनाया था और 71 में इसे पूर्णतः स्थापित किया था हमारे भारत ने भी। तो यह जो है महत्वपूर्ण है। अब आशा करता हूं कि इसका उत्तर आप लोग दे चुके होंगे। इसमें तीनों कथन सही हैं, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, अतः उत्तर इसका सी हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 2000 यह ध्यान रखेंगे 13 में यह प्रश्न आया हुआ है, भारत के लोगों ने साइमन कमीशन के आगमन के विरोध में आंदोलन किया, क्यों किया? कि भारतीय कभी नहीं चाहते थे कि 1919 के अधिनियम के कामकाज की समीक्षा की जाए। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैत शासन के उन्मूलन की सिफारिश की। साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। तो दोस्तों इसमें उत्तर सी होगा क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये ध्यान रखेंगे, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, यानी 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों का एक समूह साइमन कमीशन ने संवैधानिक सुधार का पता लगाने के लिए 1928 में गठित किया था। यही कारण है कि भारत के लोग क्रोधित हो गए क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य को नहीं रखा गया था। और याद हो तो 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट भी आई थी। और दोस्तों इस साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। इसमें लाला लाजपत राय को लाठियां लगी और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने कहा भी था कि हमारे शरीर पर लगी यह लाठियां अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित होंगी। और इस तरह से आंदोलन उग्र रूप पकड़ लिया और हम लोग 1947 में स्वतंत्र हुए। तो यह भी महत्वपूर्ण था। अगला टॉपिक है आज का तथ्य, राजनीतिक दलों में फूट। दोस्तों महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं कि शिवसेना से निकला हुआ शिंदे गुट को मान्यता विधानसभा स्पीकर ने दे दी है। तो दोस्तों यह देखा जाए तो दल बदल विरोधक कानून का मामला है। तो दल बदल विरोधक कानून 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में 10वीं अनुसूची में डाला गया था। तो इसे ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई भी सदस्य पार्टी चुन करके जाता है और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाती है। फिर जो है इसमें
अगर आप निकलते हैं तो 1/3 मेंबर लेकर के निकलना होता है। ठीक, फिर कोई व्यक्ति अगर निर्दलीय रूप से चुन करके आया है और किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। किसी लाभ के पद पर है तब भी उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। फिर दोस्तों यह जो है लगातार देखा जाए तो पार्टियां लोग बदलते रहे, पार्टियां तोड़ते रहें और इस तरह से यह केस बढ़ता गया। 91वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में इसमें परिवर्तन किया गया और इस तरह से यह किया गया कि अब मंत्रालय का आकार 15% होगा, यानी लोकसभा और विधानसभाओं में, जो राज्य सरकारों में, लेकिन छोटी विधानसभाओं में मंत्रालय कम से कम 12 मंत्री बनाए जाएंगे। कई उसमें नियम डाले गए, इसे भी हमने सीएनए में विस्तृत इसका विश्लेषण किया है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यह जो है एक तरह से देखा जाए विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने यह निर्णय दिया और उन्होंने कहा कि वास्तविक शिवसेना शिंदे गुट है। ऐसे में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को यह झटका लगा है और वह कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चूंकि बाद में 91वें संविधान संशोधन के तहत 2/3 बहुमत की बात कर दी गई, यानी 2/3 बहुमत लेकर निकलेंगे तब उनकी मान्यता रहेगी, नहीं रद्द हो जाएगी। तो ऐसे में असली शिवसेना शिंदे गुट को माना गया और स्पीकर का यही कहना था कि यह संविधान के अनुरूप है, क्योंकि 21 जून 2022 को प्रतिद्वंदी गुट जो शिंदे गुट अलग हो गया था शिवसेना से और 1999 का शिवसेना का संविधान, पार्टी का नेतृत्व ढांचा और विधायक दल का बहुमत, यह जो है यहाँ पर देख सकते हैं विश्लेषण किया। इसी आधार पर स्पीकर ने यह निर्णय लिया। लेकिन स्पीकर का यह निर्णय एक तरह से देखा जाए तो 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम फैसला था, उस फैसले को एक तरह से देखा जाए तो चुनौती देता नजर आ रहा है। तो ये कहीं न कहीं देखा जाए तो पारदर्शिता का अभाव है। तो स्पीकर का हालिया फैसला सुप्रीम कोर्ट बेंच के प्रमुख निष्कर्षों के विपरीत है। तो दोस्तों यह काफी महत्वपूर्ण था। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि यूपीएससी आप लोग एक बार में क्रैक करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग इस गूगल फॉर्म को भरें और 1 बाय 1 आपका काउंसलिंग सेशन आयोजित किया जाएगा। दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क है, आज हम क्वेश्चन देंगे। पहला क्वेश्चन है दल बदल विरोधक कानून। दल बदल विरोधक कानून किस संविधान संशोधन के तहत और किस अनुसूची में जोड़ा गया, यानी कौन सी अनुसूची, नई अनुसूची बनाई गई थी। दूसरा प्रश्न है कि दल बदल विरोधक कानून में जो है परिवर्तन कब किया गया था और इसके क्या प्रावधान हैं। तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है कि भारत का स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार में सबसे स्वच्छ शहर का तमगा किसे मिला है। तो यह 2-3 प्रश्नों का उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि यह आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।